हेलो दोस्तों। आपका इस सर्वोदय सैनिक में स्वागत है। आज का जो हमारा 25 नवंबर का न्यूज है, 25 नवंबर का जो भी न्यूज हमारे पीटी मेंस इंटरव्यू जो भी एग्जाम आगामी आप लोग देने वाले हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, चाहे आप 68 का पीटी देंगे या 69 का, या आप 68 का मेंस भी देंगे, उसके लिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। आपको आप उसको नोट भी कर सकते हैं। अगर एक बात कहूँगा कि जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप जाकर उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ईमानदारी पूर्वक। और इससे क्या होगा कि आपका जो भी नोटिफिकेशन जो आने वाले नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। ठीक है। और एक और भी एक बात कहूँगा कि हमारी अभी जो है हाल ही में एक दो दिन हुए हैं, 68 बीपीएससी पीटी का आपका फास्ट रिवीजन बैच स्टार्ट हुई है। इसको आप कृपया ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी 68 पीटीडी देना है, क्वालिफाई करना है, तो आपको ये बेस्ट ऑप्शन होगा। और हम लोग बेहतर तरीके से इसकी रिवीजन हम लोग स्टार्ट किए हैं। चीज़ें 2 क्लास हुए हैं, कृपया आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं जिनको भी 68 पीटी क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये हमारा चुनाव आयुक्त में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि चुनाव आयोग ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने में केंद्र की जल्दबाजी पर सवाल उठाते पूछा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में इतनी तत्परता क्यों बरती गई है। नियुक्ति एक दिन में की गई है। नियुक्ति एक दिन में की गई है, ये जल्दबाजी दर्शाती है कि नियुक्ति का आधार और प्रक्रिया क्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज चल रहा है, ये 2 दिन से ये चर्चा में है। इसको समझने की जरूरत है, आखिर क्या चल क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, चुनाव आयोग केंद्र सरकार का क्या योगदान है इसमें। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। 324 जो है ये चर्चा में है। ये दर्शाती है कि नियुक्ति का आधार और प्रक्रिया क्या थी। कानून मंत्री ने 4 नामों को किस आधार पर शॉर्टलिस्ट किया था। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि नियुक्ति से संबंधित पूरे मामले की समग्रता से देखने की जरूरत है। कोर्ट नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया देखने से पहले टिप्पणी न करें। उन्होंने कहा कि सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति त्वरित प्रक्रिया से की जाती है और आमतौर पर प्रक्रिया 3 दिन से अधिक नहीं चलती है। अब इसके मामले में आपको सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश 5 जजों की पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा के नेता विपक्ष के 3 सदस्यीय कोलेजियम से कराए जाने की मांग वाली याचिका पर क्या है सुनवाई कर रही है। इस पीठ में जो है आपको जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हरिकेश राय और जस्टिस सीटी रवि कुमार से सब शामिल हैं। बुधवार को कोर्ट ने केंद्र सरकार से नवनियुक्त जो चुनाव आयुक्त अरुण गोयल है, इनकी नियुक्ति की फाइल कोर्ट में पेश करने को कहा था। बुधवार को कहा गया था, जिससे क्या हुआ कि केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल जो है उन्हें गुरुवार को फाइल पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके फैसला सूचित रख लिया है। पक्षकारों को 5 दिन में लिखित दलीलें दाखिल करने की छूट दे दी गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया जाए। इस दौरान आपको जस्टिस रस्तोगी ने कहा, यह भी कहा कि 15 मई को चुनाव आयुक्त का पद रिक्त हुआ था और 18 नवंबर को नियुक्ति गई। आप बताइए कि 15 मई से 18 नवंबर के बीच नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया हुई। कोर्ट ने सीईसी और इसी के 6 साल के कार्यकाल के पूरा न होने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहता है कि सीईसी व ईसी दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। यह नियम है और इसका पालन होना चाहिए, जबकि जिनका चयन और नियुक्ति होती है उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता ही नहीं है। यह कानून का बड़ा उल्लंघन है। जस्टिस रस्तोगी ने यह भी कहा कि कई बार नियुक्ति की जल्दी होती है, लेकिन जब मामला लंबित था तब भी ये नियुक्ति की गई है। जब मामला लंबित था तब भी ये नियुक्त है। चयनित अगला है आपका चयनित अरुण गोयल गणित में गोल्ड मेडलिस्ट है, उनका अकादमी रिकॉर्ड अच्छा है। क्या चयन का ये अधिकार था? यही अधिकार था, ये पूछा जा रहा है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको आप ध्यान देने की जरूरत है। ये मास्टरमाइंड मुनीर शहबाज ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मुनीर को बनाया पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख। इस बात को भी ध्यान देंगे। जो हमारा ये टॉपिक है, शहबाज क्या है, शहबाज ने पुलवामा जो हमला हुआ तो उसके मास्टरमाइंड मुनीर को बनाया पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, शहबाज शरीफ ने गुरुवार को पुलवामा जो आतंकी हमले हुए तो उसके मास्टरमाइंड रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को देश का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त कर दिया है।
14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान बलिदान हो गए थे। जब यह आतंकी हमला हुआ था तब मुनीर जो था मुनीर ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आरएसआई के प्रमुख थे। मुनीर 29 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। और मुनीर जो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई के प्रमुख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर पाकिस्तानी सैन्य इतिहास में सबसे कम समय के लिए आईएसआई प्रमुख रहे हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे चाहिए। अब कश्मीर से आतंकवाद बिल्कुल खत्म करने की तैयारी की जा रही है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 85% की कमी और सक्रिय आतंकियों की संख्या दहाई अंकों में पहुंचने के बाद अब इसे शून्य तक पहुंचने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सभी जिलों में केएसपी को रणनीति तैयार करने के लिए कह दिया गया है। और दूसरी ओर अगर बात करें तो दूसरी ओर जमीन के लिए रिकॉर्ड्स को उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में अनुवाद और डिजिटल रूप से तैयार करने के बाद जमीनों पर अवैध कब्जे हटाकर असल मालिकों को काम देने का काम शुरू हो गया है। श्रीनगर में सुरक्षा एजेंसियों को अगर बात करें तो उसमें उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि गुरुवार को उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा ने सभी जिलों के एसपी के साथ सुरक्षा की हालत को लेकर लंबी चर्चा की है। लगभग 4 घंटे तक ये वार्ता चली। इस बीच में आपका एसपी से फीडबैक लेने के बाद उन्हें साफ कर दिया कि अब क्या होगा कि अब आपका जो आतंकवाद है को पूरी तरह समाप्त करने का समय आ गया है और सभी जिलों को जल्द से जल्द जीरो टेरर के लक्ष्य को हासिल करना होगा। कश्मीर घाटी में कई जिलों में एक भी आतंकी की भर्ती नहीं हो रही है। यहाँ के युवाओं ने आतंकवाद को पूरी तरह से न कह दिया है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आगे अगर चलें तो आपका भाजपा समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब हमारी जो सरकार है कह रही है कि समान नागरिक संहिता जो है उसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और चर्चाओं को पूरा करने के बाद करेंगे क्रियान्वित। इसमें अगर बात करें, ठीक है, ये बराबर ये घटना चलती रहती है। ये भाजपा जो हमारी सरकार जो अभी जो है उनकी है कि देश में समान नागरिक संहिता के लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह जनसंघ के दिनों की सही भाजपा द्वारा जैसे वादा किया गया था। न सिर्फ भाजपा ने बल्कि संविधान सभा ने भी आगे है न सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि संविधान सभा ने भी संसद और राज्यों को उचित समय पर आने पर उसी से लागू करने की सलाह दी थी, क्योंकि किसी भी पथनिरपेक्ष देश में कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि राष्ट्र और राज्य पथनिरपेक्ष है तो कानून धर्म पर रहित कैसे हो सकते हैं। हर धर्म के व्यक्ति के लिए संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित एक ही कानून होना चाहिए। उन्हें दावा किया कि समय बीतने के साथ संविधान सभा की इस प्रतिबद्धता को बुला दिया गया और शाह ने कहा कि भाजपा को छोड़ कोई भी दल समान नागरिक संहिता के समर्थन में नहीं है। एक लोकतंत्र में स्वस्थ चर्चाएं जरूरी है। उन्हें कहा कि भाजपा शासित जो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में शीर्ष अदालत और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में पैनल गठित किया गया, जिनके सामने अलग अलग धर्मों के इस मुद्दे को लेकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। आगे बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में तैयारी हो रही है नई लोकतंत्र पीढ़ी। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के फैसले पर शाह ने कहा कि वर्षों से जो प्रचार किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर जो है अनुच्छेद 370 की वजह से भारत का हिस्सा है, अब ना तो 370 है और ना ही 335 है, फिर भी जम्मू कश्मीर भारत के साथ है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक नई लोकतंत्र पीढ़ी तैयार हो रही है जहाँ 30,000 से अधिक पंच और सरपंच लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुँचा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ है, उसको आप पढ़ लेंगे चाहिए। अब यहाँ है पहचान के तौर पर स्वीकार करने से पहले आधार का करें सत्यापन। पहचान के तौर पे भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण यूआईडीआई ने राज्य सरकार और संस्थाओं से कहा है कि पहचान के प्रमाण के तौर पर आधार को भौतिक या इलेक्ट्रिक रूप में स्वीकार करने से पहले आधार का सत्यापन कर लें ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। यूआईडीआई ने कहा है कि आधार धारक की सहमति के बाद ही आधार संख्या का सत्यापन करने के किसी भी रूप मताधार पत्र, ई आधार, पीवीसी कार्ड या आधार कार्ड की वास्तविकता जानने के लिए सही कदम है। ठीक है, ये सही कदम। आगे बात कर रहे हैं, इसमें है एक बयान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा है कि आधार का सत्यापन जो है और सामाजिक तत्वों को पहचान इस दस्तावेज के किसी भी संभावित दुरुपयोग में शामिल होने से रोकता है। यह यूआईडीआई के इस रुख पर भी जोर देता है कि कोई भी 12 अंकों की संख्या आधार नहीं है। इसमें कहा गया है कि आधार दस्तावेज जो है उसको
दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ का ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। आधार से छेड़छाड़ करना एक दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वाला जो है आधार अधिनियम की धारा 35 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी। यूआईडीआई ने इस संबंध में राज्यों से आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है ताकि जब भी आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो संबंधित संस्था द्वारा प्रमाणीकरण या धारक का सत्यापन किया जाए, ये उन्हें कहा जा रहा है। नौसेना को मिला प्रोजेक्ट 15B का दूसरा जहाज। ठीक है, ये साइंस का आपका टॉपिक है ये कि रक्षा मंत्रालय का कहना है कि खुफिया निर्देशित मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B के दूसरे जहाज को नौसेना की कौन सा सेना को दिया गया है, ये भी पीटी में पूछा जाता है। बीपीएससी पीटी हो या कोई भी अदर पीटी दे रहे हैं तो आपका नौसेना को सौंपा गया है। उसका नाम क्या है, जो मिसाइल जो विध्वंसक जो है उसका नाम है प्रोजेक्ट 15B। मझगांव डाक शिप लिवर्स में इसे तैयार किया है। प्रोजेक्ट बी के तहत 4 जहाजों के करार को 28 जनवरी 2011 को मंजूरी दे दिया गया था। यह युद्धपोत जो है इसके बारे में विशेष अगर जानकारी लें बताएं, यह युद्धपोत आपको 163 मीटर लंबा है, 17 मीटर चौड़ा है और 7400 टन भार वहन कर सकता है, मतलब भार लेके जा सकता है। अस्त्र से लैस होकर यह जहाज अधिकतम 30 नॉट की गति से तैर सकता है। ये नौसेना में दिया गया है। अत्यधिक घातक प्रोजेक्ट में करीब 75% आयुधों में मध्यम रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ब्रह्मोस सतह से मार करने वाली मिसाइल, एरोस्पेस घातक दिल्ली घातक टारपीडो ट्यूब लॉन्चर, ठीक है, और एंटी सबमरीन इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर लॉर्सन एंड टूब्रो मुंबई और 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट भेल हरिद्वार शामिल है। मंत्रालय ने बयान जारी करके ये बताया है कि मझगांव जो है आपका मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल में निर्मित खुफिया निर्देशित मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B के दूसरे जहाज 12,705 मरमुगांव को गुरुवार को भारतीय नौसेना के सुपुर्द कर दिया गया है। जिसको आप देख लेंगे, यह प्रोजेक्ट पिछले दशक के कोलकाता क्लास 15A का अगला स्तर है। अगला है हमारा कि पोषक अनाज जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए भी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारे जयशंकर जो है विदेश मंत्री जो है उन्होंने उनका वक्तव्य है, उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, देखिए ये भी पीटी का एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पोषक जो अनाज वर्ष है कौन सा वर्ष घोषित किया, 2023 को घोषित किया गया है। उसके मद्देनजर विदेश मंत्री जो है उनका कहना है कि कोरोना, जलवायु परिवर्तन और युद्ध ने विश्व की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश किया है। इसी पृष्ठभूमि में मोटे अनाज मिलेट्स ने की प्रासंगिक और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि पोषक जो अनाज है मिलेट्स, बाजरा, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री ने यहाँ उच्चायुक्तों और राजदूत के बीच अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष की प्री लॉन्चिंग कार्यक्रम में बोल रहे थे। भारत की पहल पर वर्ष 2023 को, अब ये देखिए, भारत की ही पहल पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। ये भी हमारी उपलब्धि है। इसके माध्यम से देश और दुनिया में इस बढ़ के अनाज के उत्पादन और खपत को बढ़ाने में मदद मिलेगा। ठीक है, ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए मिशन मोड में काम कर रहा है। देश व विदेश में भी इसके उत्पादों के प्रति लोगों को जानकारी देने और उपयोग बढ़ाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर जो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि यह वर्ष इन अनाजों के वैश्विक उत्पादन को बढ़ाने, कुशल प्रसंस्करण और फसल चक्र के बेहतर उपयोग का है। इसमें किसी मंत्रालय के साथ साथ सभी राज्य सरकारों और इससे जुड़ी विभिन्न पक्षकार संस्थानों के साथ मिलकर उत्पादन और खपत बढ़ाने की दिशा में मिशन मोड में काम किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कदम है ये। नए युग की मिसाइलों के लिए 1400 करोड़ का ऑर्डर देगी वायुसेना। अगर बात करें हम नया युग के लिए कहा जा रहा है कि मिसाइलों के लिए 1400 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने जा रही है। मतलब स्वदेशी हथियार प्रणालियों की बड़ी बढ़त के रूप में वायुसेना जो अगली पीढ़ी की विकिरण विरोधी मिसाइल जो है GIRM जो है के रूप में रुद्रम को प्राप्त करने के लिए सरकार को 1400 रुपये के अधिक का प्रस्ताव दिया है, यह ताकि दुश्मन के रडार के स्थानों को खोजा और नष्ट किया जा सके। रक्षा मंत्री अधिकारी ने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO द्वारा विकसित उन्नत जो मिसाइल है उसका अधिग्रहण, ये भी साइंस टेक का टॉपिक है आपका, मिसाइल है तो मिसाइलों का अधिग्रहण का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास है और जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक इस पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी को विकिरण रोधी मिसाइलों का वायुसेना द्वारा सुखोई 30 लड़ाकू विमान का बेड़े से पहले ही परीक्षण किया जा चुका है और संघर्ष के दौरान आपको दुश्मन के रडार स्थानों को नष्ट कर सकती है। रडार सिस्टम के नष्ट होने से भारतीय वायुसेना को बिना पता लगाए लक्ष्यों को भेजने में मदद
मिल सकती है। ये भी आपका जो है। अगला है आपका, देखिए, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हैं सीजेआई हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं आरटीआई आवेदन। सूचना का जो अधिकार है आरटीआई के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में से ऑनलाइन जानकारियां हासिल की जा सकती है। इसके लिए शीर्ष अदालत का आरटीआई पोर्टल गुरुवार को शुरू हो गया है। अभी तक शीर्ष अदालत के संबंध में आरटीआई आवेदन डाक से भेजे जाते थे। बहुत ही अच्छा कदम है। प्रधान न्यायाधीश जो हमारे, उन्होंने एक याचिका पर सुनवाई दौरान कहा कि मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आरटीआई पोर्टल तैयार हो गया, वह 15 मिनट में शुरू हो जाएगा। अगर कोई समस्या आती है तो थोड़ा संयम रखिए, अगर कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क कर, मैं उस पर गौर करूंगा। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ विधि छात्रों आकृति अग्रवाल और एक लक्ष्य पुरोहित द्वारा एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का अनुरोध किया था। इसको आप देख लेंगे चीजों को। आगे है कि पर्यटन क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलेगी भरोसे की भी ताकत। मतलब अब जो है आपका क्या कहते हैं, पर्यटन जो क्षेत्र है वो न सिर्फ लुभावना और सुविधाजनक होगा, बल्कि यह जो क्या होगा, भरोसेमंद भी होगा। जो है क्यों होगा, क्योंकि प्रस्तावित नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के साथ एक बड़ा फोकस इस क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में दक्ष बनाना भी है। ठीक है, तो वैसे तो नीति के अगले महीने आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन से जुड़े लोगों के प्रशिक्षण को लेकर तेजी से काम शुरू कर दिया। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह अगले साल से शुरू होने वाले G20 की बैठक भी है। इस दौरान देश के अलग अलग शहरों में 250 से ज़्यादा बैठक होने वाला है। और पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक अगर बात करें तो पर्यटन क्षेत्र में एक बड़ी खामी भी है। क्या है, इसमें क्या होता है, काम करने वाले लोग प्रशिक्षित नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। ठीक है, प्रशिक्षित नहीं है वो। इसके चलते अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर पाते हैं। पर्यटकों के भरोसे पर भी वह खड़े नहीं उतरते हैं। हाल ही में जो हमारे विभिन्न राज्यों में हुई G20 की तैयारियों से जुड़ी बैठकों के बाद मंत्रालय ने इस दिशा में पहल तेज कर दिया है और इसके तहत इन सभी शहरों के होटलों और पर्यटन से जुड़े अन्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षण दिलाने की तैयारी है। उन्हें यह प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही दिलाया जाएगा। ठीक है, और क्या होगा कि यह प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में दिलाया जाएगा। मंत्रालय ने इसके लिए क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख एजेंसियों के साथ चर्चा भी किया है। इनमें आपको ट्रेवल और टूर ऑपरेटर, टूरिस्ट गाइड और टूरिस्ट पुलिस आदि शामिल है। ये सबको आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगला है आपका कि धार्मिक आज़ादी पर अमेरिकी रिपोर्ट की कोई विश्वसनीयता नहीं है, भारत कह रहा है। क्योंकि अब इसमें हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग UCIRF की भारत में धार्मिक आज़ादी संबंधी रिपोर्ट को भारत सरकार ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इसकी विश्वसनीयता नहीं है और यह एक मनगढ़ंत एजेंडा के आधार पर तैयार किया जाता है। USCIRF की तरफ से 2 दिन पहले जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आज़ादी की स्थिति जो है, भारत में धार्मिक आज़ादी की स्थिति काफ़ी खराब है। असलियत में रिपोर्ट में भारत को उन विशेष देशों की सूची में शामिल करने की बात कही गई है जहां धार्मिक आज़ादी पर हमला किया जा रहा है। इसमें भारत सरकार की तरफ से हाल के दिनों में उठाए गए कदमों को भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ भी बताया है। विदेश मंत्रालय जो है उनका कहना है कि यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से और भारत को नकारात्मक छवि में दिखाने के लिए तैयार किया गया है। एजेंसी लगातार तथ्यों को गलत तरीके से पेश करती है और इससे साफ होता है कि उन्हें भारत के संवैधानिक मूल्यों, बहुवादी व मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था की समझ नहीं है। ठीक है, अगला हम चल रहे चाहिए। ये तो आपका जो उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है उसके लेके ये होगा आपको ये न्यूज। आपका ये है संकल्प बड़ा पर प्रयास अभी अधूरा। मतलब संकल्प बड़ा है लेकिन प्रयास अभी भी अधूरा। मतलब ये किसके लिए है कि आपका लगातार जो सड़क दुर्घटना हो रही है, इस पर लगातार न्यूज आ रहे हैं, इस पर अमल करने की जरूरत है। इसका जो आंकड़ा निकल के बहुत ही भयानक निकला आंकड़ा, बहुत ज़्यादा आंकड़ा चला जा, जो कि वो जैसा ज़्यादा आंकड़ा है जो आपको सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल केस है जिसमें कि ज़्यादातर मृत्यु हो जाती है। पहले संयुक्त राष्ट्र 2010, फिर ब्राज़ील 2015, फिर स्वीडन 2020 सड़क हादसे में कमी लाने और मौतों की संख्या कम करने के लिए भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लिए गए संकल्प पूरे नहीं हुए हैं। ये सभी संकल्प जो है मौतों में कम से कम 50% कमी लाने के लिए थी, लेकिन मौतें कम होना तो दूर रहा, हर साल बढ़ती जा रही है। और पिछले साल 5 साल में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और आवागमन पर लगाए गए पाबंदियों के कारण हादसों और मौत में कुछ कमी को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत का यह प्रतिशत कायम है कि दुनिया भर में हर साल जितने लोगों की सड़क हादसों में जान पड़ती है उसमें लगभग 10%, दुनिया में जितना भी पर साल में मृत्यु होती है सड़क हादसे में उसमें से 10% हिस्सा जो भारतीयों का होता है, जबकि यहाँ दुनिया के लिए केवल 1% वाहन है। जब दुनिया में वाहन गाड़ी चलती है उससे 1% ही भारत में चलता है, लेकिन फिर भी जो है सो आपका जो डेथ रेशियो है एक्सीडेंट का उसमें आपका 10% हिस्सा है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हादसों में मरने वालों की संख्या 2024 तक आधी करने का वादा किया है। इसके लिए मोटर वाहन कानून को सख्ती से पालन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोटर कानून में संशोधन के जरिए सख्ती के कुछ उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन सेफ्टी मैनेजमेंट के अभाव में इस वादे के पूरे हो पाने का आसार कम है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ हरमन सिंह लोधी के अनुसार न तो ब्राजीलिया का संकल्प पूरा हुआ है और न ही स्टॉकहोम स्वीडन का होगा। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है और यह केवल नीति तथा अथवा कानून के सहारे नहीं आने वाले राज्यों के अफसरों की मंशा भी ठीक नहीं है। इसलिए सड़क सुरक्षा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश भी प्रभावी नहीं हो पाते हैं। रोड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, जिससे मंत्रालय को लेकर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस विभाग तक सब शामिल है। सड़कों को सुरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। सड़कों का डिजाइन और निर्माण ही ऐसा होना चाहिए कि वे सुरक्षित बने। अगर ड्राइविंग करते हुए किसी से गलती हो भी जाती है तो उसकी क्या होता है, तो उसकी जान नहीं जानी चाहिए। सुरक्षित वाहन भी उतने ही जरूरी है। कारों में सेफ्टी फीचर भी बातें हो रही है, लेकिन कितने सार्वजनिक वाहन हैं जो अनफिट है या जिनमें सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। रोड सेफ्टी के जितने भी स्तंभ है और जो ब्राजील में जारी किए किए गए घोषणा पत्र का हिस्सा था, उनमें कानूनी उपायों को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी में प्रगति नहीं हुई है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो आपका। अगला है कि खसरे को बढ़ते संक्रमण को लेकर टीके के अतिरिक्त खुराक की सलाह दी जा रहा है कि हाल ही में अगर देखा जाए तो हाल ही में बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र में कुछ जिलों में खसरे के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। इस पर काबू पाने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित क्षेत्रों में रह रहे 9 माह से 5 साल तक के बच्चों के लिए खसरा और रूबेला के टीकों के अतिरिक्त खुराक देने की विचार करने को कहा है। आगे है कि जम्मू में ड्रोन से गिराए जा रहे हथियार बरामद, बड़ा जो षड्यंत्र था वो विफल हो गया है। क्यों क्या हुआ, अब इस पे हम देखते हैं, चलते हैं चाहिए कि इसके टॉपिक की ओर। कि जम्मू में गुरुवार सुबह रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट एक खेत से पैकेट बरामद हुआ, जिसमें बड़ी मात्रा में जो आपको क्या मिला है, तो हथियारों के साथ तैयार आईईडी, सफेद केमिकल और भारतीय करेंसी भी थी, जो ये इशारा करती है कि आतंकी कोई बढ़िया षड्यंत्र रचकर बैठे थे। लेकिन ऐसे और पैकेट गिराए जाने की आशंका को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चला रखा है। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में सुबह जब किसान खेतों में की तरफ निकले तो उनमें से किसी ने चमन लाल के खेत में एक पैकेट बना देख आसपास के किसानों को सूचित किया। पूरी तरह से बंद पैकेट पर अंग्रेजी में लेफ्ट लिखा था। उन्हें इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत अपने बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया और पैकेट को खोला गया। तो पैकेट के भीतर हथियार, पैसों के बंडल व अन्य सामान देख पुलिस समझ गई कि यह काम सीमा पार से ड्रोन के जरिए किया गया। पैकेट से बरामद आईडी को बम निरोधक दस्ते के ने मौके पर निष्क्रिय कर दिया। संबा के एसएसपी जो अभी वर्तमान में डॉक्टर अभिषेक महाजन ने कहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय जो भी जम्मू कश्मीर उसमें सक्रिय अपने ओवर ग्राउंडेड वर्करों की कहा तक हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन की वजह से पैकेट जो है खेतों में गिराया गया था। अब समझेंगे इसमें क्या है लेफ्ट का कोड। लेफ्ट का कोड पूछा जा रहा है, लेफ्ट का कोड क्या है, तो मतलब सिर्फ समझेंगे कि बरामद जो पैकेट है उसमें प्लास्टिक की गलन काट कर तैयार किया गया था और पैकेट को नीचे गिराने के लिए हुक भी लगाई गई थी। पैकेट के ऊपर अंग्रेजी में लिखा था लेफ्ट, मतलब जाहिर है कि यह कोई कोड है जो उसके लिए था, जो पैकेट लेने वाला था। सुरक्षा एजेंसियों इस कोड को डिकोड करने के लिए जुट गई है। चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए आपका है कि मानव वन्य जीव संघर्ष, ये आपका इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी का है। मानव जब वन्य जीव संघर्ष रोकने को कागजी निर्देशों से उद्देश्य नहीं हो जाता पूरा, ठीक है। उत्तराखंड के जो हाईकोर्ट है उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष तेंदुओं के हमलों को लेकर दायर याचिका दायर किया गया था। इससे प्रमुख वन संरक्षक जो पीसीसीएफ की अध्यक्षता में एक कमेटी ने आदेश दिया है कि प्रमुख सचिव जो है वन और पर्यावरण की ओर से ऐसे अन्य सदस्यों को नामित किया जाए जो सीधे तौर पर मानव वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित है। समिति क्या करेगी, तो समिति हर 2 सप्ताह में एक बैठक करेगी और कोर्ट ने विशेषज्ञों से वार्ता करने के साथ ही संघर्ष को रोकने के लिए अब तक किए गए उपायों और आगे की कार्रवाई पर 2 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई अप्रैल 2023 को होगी। आगे चलते हम लोग कि आपका आधी आबादी पर गहराता संकट है। महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध जो है सभ्य समाज के माथा पर किसी कलंक से कम नहीं। इसी कलंक को मिटाने के लिए मिसाल हर वर्ष साल 25 नवंबर जो आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य क्या होता है, इस आयोजन का उद्देश्य है कि महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा और अपराधों के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाना है। यदि हम अपने देश की तस्वीर देखें तो इस प्रकार का अभियान बहुत आवश्यक है, ठीक है।
और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनएसआरबी के आंकड़ों के अनुसार मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15.3% की वृद्धि हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सभी 19 नगरों की श्रेणी में कुल अपराधों में 32.2% है। एक अन्य अध्ययन में बताया गया कि भारत में प्रत्येक 3 में से एक महिला किसी न किसी तरह की घरेलू हिंसा की जाती है। करीब 21% महिला के साथ तो बहुत ही गंभीर समस्या होती है। हाल ही में सामने आया दिल्ली के सरदा वालकर हत्याकांड और आयुषी यादव हत्याकांड ने भारतीय समाज को बुरी तरह झकझोर दिया है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह भी चौंकाने वाली जानकारी दिया है कि दुनिया में, ये आपको सोशल इशू में भी ये कोट कर सकते हैं इस लाइन को, अगर आंसर में सोशल इशू सोशल जस्टिस में पॉइंट करिए, पॉइंट होगा आपके लिए, कि एंटोनियो गुटेरेस का ये कहना है, उन्होंने जानकारी दिया है कि दुनिया में सर्वे किया गया कि दुनिया में प्रत्येक 11 मिनट में एक महिला या लड़की की हत्या की जा रही है। उन्होंने सरकारों से कि इसके खिलाफ राष्ट्रीय कार्य योजनाएं बनाने का आह्वान किया है ताकि इस संकट से निपटा जा सके। दुख की बात यह है कि आधी आबादी को बड़े पैमाने पर ऑनलाइन प्रताड़ना, हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। इसमें भ्रामक तथा अभद्र भाषा से लेकर और यौन उत्पीड़न को लेकर फोटो का दुरुपयोग इत्यादि शामिल है। महिलाओं की हिंसा और दुर्व्यवहार भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी के अधिकार को बाधित करता है। तो इसको देख लेंगे चीजें, चलिए आगे चलिए हैं। आने वाले दिनों में कह रहा है कि घटेगी महंगाई, हमारा इकोनॉमिक्स पेज है। कह रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी महंगाई घटेगी, क्योंकि दुनिया भर में क्या है, महंगाई चरम पे और कई देशों में वित्तीय स्थिति जो खराब चल रही है। लेकिन इन सब के बीच भी भारत में आगामी महीनों में महंगाई कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वित्त मंत्रालय का हालिया रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि खरीफ की फसल के आगमन और वैश्विक स्तर पर कई जिनसों के दाम कम होने से महंगाई में नरमी आएगी। वैश्विक सुस्ती की वजह से कई औद्योगिक जिनसों में कमी आएगी, कीमतों में कमी आएगी और यह वस्तुओं की उत्पादन लागत कम हुई है। माना जा रहा है कि अब इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। सरकार की तरफ से भी कई जरूरी चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया है। कई वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाई गई। आरबीआई ने भी अक्टूबर से दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। चौथी तिमाही यानी कि जनवरी मार्च में महंगाई दर 6% से नीचे आ जाएगी। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मंदी से भारतीय निर्यात जरूर प्रभावित होगा, लेकिन घरेलू मांग में मजबूती और निवेश में लगातार बढ़ोतरी से आर्थिक विकास की गाड़ी बढ़ते रहेगी। आगे है आपका, भारत जो है जीसीसी में फिर होगी एफटीए वार्ता। मतलब क्या है, तो भारत में केंद्रीय जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को बताया कि भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी का मतलब क्या होता है, गल्फ कोऑपरेशन ऑफ काउंसिल में मुक्त व्यापार समझौता, मतलब एफटीए को आगे बढ़ाने और वार्ता करने सहमत हो गए हैं। जीसीसी में खाड़ी क्षेत्र के 6 देश शामिल है। कौन कौन है, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल है। भारत और जीसीसी के बीच लगभग 6 और 8 में एफटीए को लेकर वार्ता शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये वार्ता पूरा नहीं हुआ था। अभी जो जीसीसी के सचिव है नायफ फलाह एमाल हजरफ के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में गोयल ने कहा कि अगले दौर की बातचीत की तारीख दोनों पक्ष मिलकर हम लोग तय करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ा के अनुसार अगर बात करें 2021-22 में भारत में जीसीसी के लिए निर्यात 58.26% से बढ़कर 44 अरब डॉलर हो गया है। वर्ष 2021 में भारत से 27.8 अरब डॉलर का निर्यात किया है। आगे चलेंगे हम। सस्ता कच्चा माल मिलने से गारमेंट उद्योग को होगा लाभ। मतलब क्या है कि भारी संख्या में लोगों को रोजगार देने वाले, कल या परसों भी न्यूज आया था इस टॉपिक पे, कि भारी संख्या में लोगों को रोजगार देने वाला गारमेंट जो उद्योग है उसमें क्या हुआ है कि अपने लिए कच्चे माल की सुलभ उपलब्धता चाहता है। और गारमेंट उद्यमियों ने बताया कि सरकार को बजट में कॉटन आयात पर लगने वाला शुल्क को हटाना चाहिए ताकि वह बाहर से जो कॉटन का सस्ते दाम पर आयात कर सके। वहीं मैन ब्लेड फाइबर जो है के निर्माण के सरकार को उद्यमों के लिए इंसेंटिव भी देना चाहिए ताकि इस सेक्टर में निवेश के लिए प्रोत्साहित था। आगामी बजट में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड जो है टफ स्कीम को फिर से लागू करने की घोषणा करनी चाहिए ताकि उद्यमियों की निवेश लागत कम हो सके। ठीक है, हमारा टॉपिक है आपका, प्रस्तावित कानून से नए डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को मिलेगी आदि। ये वैष्णव है, हमारे जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा है कि अगर इसमें बात करें कि रिजर्व बोर्ड की स्वायत्तता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि डाटा प्रोटेक्शन जो बिल है, डाटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे में प्रस्तावित निगरानी जो इकाई है उसकी स्वतंत्रता को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करते हुए उन्होंने कहा। वैष्णव एक कार्यक्रम में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी विधेयक के मसौदे और निगरानी से जुड़े सवालों पर हो रही आलोचना का जवाब उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावित बिल आतंकी और साइबर खतरों के साथ ही वैश्विक युद्ध की बदलती प्रकृति में भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा इन वास्तविकताओं पर विचार करना होगा और एक संतुलित नजरिया अपनाना होगा। प्रस्तावित डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड कितना स्वतंत्र होगा, इस सवाल के जवाब में वैष्णव ने कहा कि स्वतंत्रता और स्वायत्तता
कानून से आती है, स्वतंत्रता और स्वेच्छा कानून से आती है। चलिए एक और है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए की बंदूक की तरह किया इस्तेमाल। इसमें है पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे पाकिस्तान के हैं इमरान खान ने अफसोस जताते हुए कहा कि अमेरिका जो है आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान का इस्तेमाल किराए का बंदूक की तरह कर रहा है। अमेरिका के भारत के साथ संबंध गरिमापूर्ण है जबकि पाकिस्तान के साथ गरिमाहीन। ठीक है, इसको उन्होंने कहा है, इस पर चर्चा किया है। चलिए तो यहाँ तक हम लोग कर लिए चीज़ें। तो कृपया आगे हम लोग एक और आपका है लास्ट टॉपिक है कि बहुविवाह व निकाह हलाला के विरुद्ध याचिकाओं के लिए गठित होगी नई पीठ। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह भी कहा है कि मुसलमानों में बहुविवाह और निकाह हलाला की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की नई संविधान पीठ का गठन करेगा। वह पीठ इसकी सुनवाई भी करेगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पार्टीवाला की पीठ से इस मुद्दे पर जनहित याचिका करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने अनुरोध किया था कि इस मामले में संविधान पीठ के नए सिरे से गठित करने की आवश्यकता है क्योंकि पिछली संविधान पीठ के 2 न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बनर्जी 23 सितंबर, जस्टिस हेमंत गुप्ता 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पिछली संविधान पीठ ने 30 अगस्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को जनहित याचिकाओं में पक्षकार बनाया था। उनसे जवाब भी मंगाया था, लेकिन तत्कालीन संविधान पीठ की अध्यक्षता जस्टिस बनर्जी कर रही थी और जस्टिस गुप्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एम.एस. सुंदरेश और जस्टिस सुधांशु धूलिया इसमें भी शामिल थे। इस बात पर अभी विचार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोग का जो आज का जो टॉपिक समाप्त होता है। कृपया ये भी कहेंगे आप लोगों को कि रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया आप ईमानदारी पर वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपका कुछ पैसा नहीं लग रहा है, चाहिए आप सिर्फ वहाँ पे बेल आइकन बनाना है, बेल आइकन जो है वहाँ पे उसको दबाना है। ठीक है, तो कृपया आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि जो भी आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए तो हम लोग ठीक फिर कल मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।